Now let's see who can become a member of a company. So law says that subject to memorandum and article, any sui juris, that is a person who is competent to contract, can become a member of any company. Now let's see first case of who can become member. में सबसे पहले बात करेंगे कंपनी. क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर हो सकती है? तो लॉ कहता है कि इफ अ कंपनी इज ऑथोराइज्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, तो अगर मेमोरेंडम इसको अलाउ करता है दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर हो सकती है. आपको मेमोरेंडम चेक करना पड़ेगा. सेक्शन 19 बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें यह कहा है कि अ सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी एक्सेप्ट. तो ये एक्सेप्शंस जो दिए हैं वो आपको याद रखना है. फिर से बता रहा हूं, एक होल्डिंग कंपनी है और उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है. तो होल्डिंग सब्सिडरी का मतलब है होल्डिंग ने इसमें मोर देन 50% शेयर्स ले रखे हैं इन जनरल. तो ये सब्सिडरी कंपनी अपनी ही होल्डिंग कंपनी के शेयर नहीं ले सकती, इसका मतलब मेंबर नहीं बन सकती. बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं. इसका मतलब एक्सेप्शनल केसेस में ये सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर ले सकती है. तो 3 एक्सेप्शंस बताए हैं. इसके ऊपर केस भी आ सकता है, आपको याद रखना है. एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिसीज्ड मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी, तो होल्डिंग कंपनी का कोई मेंबर था और उसने अपने शेयर्स के लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो बनाया था वो सब्सिडरी को बनाया था. तो इस मेंबर की डेथ के बाद ये अगर सब्सिडरी के पास आते हैं शेयर्स होल्डिंग के, तो इस केस में सब्सिडरी इनको रख सकती है और होल्डिंग की मेंबर बन सकती है. दूसरा केस है एज ए ट्रस्टी फॉर सम शेयर होल्डर ऑफ द होल्डिंग कंपनी. इसी तरह से सब्सिडरी कंपनी कैन बी अ ट्रस्टी ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी. तो होल्डिंग कंपनी के शेयर्स किसी शेयर होल्डर्स के पास हैं, वो अपने शेयर सब्सिडरी को एज ए ट्रस्टी अपॉइंट करके उसे दे सकता है. तो इस केस में सब्सिडरी क्या बन जाएगी? मेंबर बन जाएगी होल्डिंग कंपनी की. तो ये भी अलाउड है, सेकंड एक्सेप्शन है. तीसरा केस, इट वॉज अ मेंबर. ये पास्ट टेंस यूज किया है. इसका मतलब जब ये सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी नहीं थी, इंडिपेंडेंट थी, तभी इस कंपनी में ने होल्डिंग के शेयर ले लिए थे. तो ऐसे केसेस में पास्ट में ले रखे थे तो भी ये अलाउड है. सच सब्सिडरी कंपनी कैन retain those share with itself. But in this case, subsidiary cannot exercise any right to vote, यानी वोटिंग नहीं कर सकती इस शेयर्स पे इन थर्ड एक्सेप्शन. बाकी फर्स्ट और सेकंड में सब्सिडरी कैन वोट ऑल्सो इन द मीटिंग. Further, this section also prohibits holding company to allot or transfer its shares to any of its subsidiary companies. इसी तरह से होल्डिंग को भी ये पाबंदी लगा रखी है, प्रोहिबिट किया गया है कि ये अपने शेयर ना तो अलॉट करे अपनी सब्सिडरीज को, न ही इस सब्सिडरी को वो ट्रांसफर होने दे. Any such allotment or transfer of share of company shall be considered as void. Now let's see the second case, whether a partnership firm can become a member of a company or not. तो लॉ कहता है पार्टनरशिप इज नॉट अ लीगल पर्सन एंड देयरफॉर इट कैन नॉट इन इट्स ओन नेम बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी. हाउएवर, ये याद रखना है आपको, एक एक्सेप्शन है. हाउएवर अ पार्टनरशिप फर्म can become a member of section 8 company, that is the non profit organization की जो सेक्शन 8 में इनकॉर्पोरेट होती है कंपनी नॉन प्रॉफिट, उसकी पार्टनरशिप फर्म मेंबर बन सकती है. नाउ लेट्स सी वेदर अ फॉरेनर कैन become a shareholder and become a member of an Indian company or not. So law says that a foreigner can become a member of Indian company
if he gets a general or special permission of RBI under Foreign Exchange Management Act 1999. However, in the event of war with his country, he become alien enemy and his power of voting and receive notices will be suspended. इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि in the war whether his voting right can be suspended or right to receive notices can be suspended. तो yes, the right to receive notice and voting can be suspended if there is a war with his country. Now let's see whether a minor can become a member of a company. So first thing you have to remember that a minor cannot be a member of a company. Since he is not competent to contract, हमने पहले ही देखा था, the persons who are competent to contract can become a member. So minor being not competent to contract cannot become a member of a company. Hence, the agreement by minor to take the share is void ab initio. From the very beginning, इस तरह के contract void माने जाएंगे. But the company law board has given a clarification is in Miss Nandita Jain versus Bennett Coleman and Company that if a minor applying through his natural guardians, तो अगर minor natural guardians के through apply करता है, and if the shares are fully paid up, then he can hold those shares and can become the member of the company. So ये twist आपको याद रखना है, अगर fully paid up shares हैं और natural guardians के through apply कर रहा है तो minor उस company का member हो सकता है. Now let's see whether a pawnee can become a member of a company within the rights of a pawnee. A pawnee has no right of foreclosure, and since he never had the absolute ownership, इसके पास ownership नहीं रहती, and his equitable title cannot exceed what is specifically granted by law, so pawnee cannot enjoy the rights of membership of shares which have been pledged with him. A pawnee cannot be treated as holder of shares pledged in his favor. So the pawner continue to be member and can exercise the rights of member. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज ए इसके पास शेयर है, शेयर्स हैं किसी कंपनी के, इसने ये शेयर्स प्लेज कर दिए हैं बी के पास. तो शेयर्स अभी बी के पास चले गए हैं एज ए प्लेज, बट ए विल कंटिन्यू टू बी अ मेंबर being a pawnee and will have all the rights of membership. B के पास shares pledge किए तो हैं, but being a pawnee he will not have any right of membership in those shares. Similarly, we can see the case of a receiver. A receiver whose name is not entered in the register of member cannot exercise any right of membership unless ऑर्डर इज मेड टू दैट इफेक्ट. तो कोर्ट अगर स्पेसिफिकली मेंबरशिप राइट्स नहीं देती है रिसीवर को, तो रिसीवर कैन नॉट एंजॉय द राइट्स ऑफ मेंबरशिप. मेयर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर in respect of certain shares of a company without more rights cannot deprive the holder of the shares whose name is still on the register of member to exercise the voting rights in the meeting. So in this case, even though ए के पास शेयर्स है बट कोर्ट ने एक रिसीवर अपॉइंट कर दिया है आर, स्टिल ए विल हैव ऑल द राइट्स टू अटेंड द मीटिंग ऑफ द कंपनी एंड टू वोट देयर ऑन. नाउ लेट्स सी हाउ अ पर्सन कैन लूज हिज मेंबरशिप, दैट इज द सीजेशन ऑफ मेंबरशिप. So law says that a person ceases to be a member when his name is removed from the register of member. तो जब तक उसका नाम register of member में है, he will remain a member of the company. और जैसे ही उसका नाम register of member से हटा दिया जाता है, उसकी membership चली जाएगी. It may happen in following cases. तो following are the cases. अगर क्वेश्चन आता है cessation of membership में, तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं याद से. तो पहला केस है अगर उसने अपने शेयर ट्रांसफर कर दिए हैं, तो उसका नाम हटा देगी कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर से एंड ही विल लूज द मेंबरशिप.
हिज शेयर्स आर फोरफीटेड, कंपनी ने उसके शेयर फोरफीट कर लिए हैं तो भी उसकी मेंबरशिप चली जाएगी. इफ ही हैज सरेंडर्ड द शेयर्स टू द कंपनी then also he will lose the membership. His shares are sold by the company to enforce a lien. कंपनी के पास आर्टिकल में ऐसी पावर हो सकती है कि कंपनी कैन सेल द शेयर टू ऑफ द मेंबर टू एनफोर्स द लीन, और अगर कंपनी ने इसके शेयर सेल कर दिए हैं टू एनफोर्स द लीन, he will lose the membership. He dies or is adjudged insolvent, या तो उसकी डेथ हो गई है तो मेंबरशिप चली जाएगी उसकी, या फिर he has become insolvent. His redeemable preference shares are redeemed, तो redeemable preference shares थे और redeem हो गए हैं तो भी membership चली जाएगी. His shares are bought back, तो बाय बैक कर लिया है कंपनी ने उसके शेयर्स का तो भी मेंबरशिप चली जाएगी. His shares are attached by the court in the satisfaction of any decree, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि उसके शेयर्स अटैच कर लिए जाए तो ऐसे केस में भी उसकी मेंबरशिप जा सकती है. ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं तभी फुल मार्क्स मिलेंगे. अब हम देखेंगे एक्सपल्शन ऑफ मेंबर. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा जाता है. क्या कोई कंपनी अपने मेंबर को निकाल सकती है, एक्सपेल कर सकती है मेंबरशिप से? सो द लॉ सेज दैट ऐसा कोई भी प्रोविजन जो आर्टिकल में है जो कंपनी को इजाजत देता हो कि मेंबर को एक्सपेल कर दे वो वॉइड माना जाएगा. इसका मतलब आर्टिकल कैन नॉट प्रोवाइड एनी प्रोविजन फॉर एक्सपल्शन ऑफ अ मेंबर. The Department of Company Affairs has also clarified that any power by the board to expel the member by altering the article shall be illegal and void. तो इसका ये मतलब होता है कि कोई भी मेंबर है किसी कंपनी का, उसको वो कंपनी एक्सपेल नहीं कर सकती, और अगर ऐसा किया तो वो एक्शन वॉइड और इलीगल मानी जाएगी. हाउएवर इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर कंपनी एक स्टॉक एक्सचेंज भी है और वो दूसरे लॉ से भी गवर्न होती है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट से, और वहां पर वो एक्सपल्शन की पावर यूज करती है तो ऐसे में वो एक्सपेल कर सकती है मेंबर. ये मैंने डिटेल लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है. अब बात करते हैं जॉइंट मेंबर्स की. तो ऐसे लोग जिन्होंने शेयर्स जॉइंटली हेल्ड कर रखे हैं, उस केस में कंपनी लॉ क्या कहता है पहले वो देख लेते हैं. इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज एक ही शेयर है और ये जो शेयर है ये 3 लोगों के नाम से रजिस्टर्ड है, यानी तीनों जॉइंटली इस शेयर को हेल्ड करते हैं. तो ऐसे केस में इन तीनों को मेंबर माना जाएगा, उन तीनों को जॉइंट होल्डर कहा जाता है. अब पहला प्रोविजन देखते हैं. ईच जॉइंट होल्डर इज अ मेंबर. तो हर जॉइंट होल्डर एक मेंबर है और ये सारे जॉइंट होल्डर मिला के एक मेंबर माना जाएगा इन केस ऑफ डिटरमाइनिंग द लिमिट ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी. तो प्राइवेट कंपनी में आपको पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स विल बी 200. तो अगर कोई जॉइंट होल्डर्स हैं तो उनको एक मेंबर काउंट किया जाएगा for the purpose of determining the limit of members in private company. Now the question arises, who will exercise the right of voting and etc. So law says that rights of membership shall be exercised by the first named joint holder. तो यहां पर देखिए नाम लिखे हैं ABC, तो इसमें जो सबसे पहला नाम है A, he is normally will exercise the rights of membership, but duties are cast on all the joint holder. duties सभी की है मेंबरशिप की. फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉल आता है कंपनी की तरफ से पेमेंट के लिए, so all will remain liable for the payment of that call. Now other points we can see in joint member जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. dividend and notices are sent to first name joint holder. तो जो भी डिविडेंड है और नोटिस है मीटिंग का, वो पहला जिसका नाम है उसी को भेजा जाता है.
ऑल द जॉइंट होल्डर्स हैव राइट टू अटेंड, लेकिन मीटिंग का नोटिस भले ही ए को जाएगा, लेकिन ए बी सी यानी जितने भी जॉइंट होल्डर्स हैं वो सभी के सभी मीटिंग में जाके मीटिंग अटेंड कर सकते हैं एंड पार्टिसिपेट इन द जनरल मीटिंग, बट ओनली वन ऑफ देम कैन वोट। तो वोटिंग का राइट जहां तक है वो केवल एक ही इनमें से कोई एक एक्सरसाइज कर सकता है। तो हु कैन एक्सरसाइज? तो लॉ सेज दैट वोट ऑफ द सीनियर, सीनियर का मतलब उम्र से नहीं है, द ऑर्डर इन विच द नेम्स आर एंटर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। तो यहां पर ए को सबसे सीनियर माना जाएगा, उसकी उम्र कितनी भी हो। Who tender a vote shall be accepted to the exclusions of the vote of the other joint holder. So फर्ज कीजिए अगर एक मीटिंग है और मीटिंग में ए बी सी तीनों चले गए, कोई नहीं रोक रहा है, तीनों जा सकते हैं, और जो रिजोल्यूशन है उस पर वोट भी तीनों कर रहे हैं, तो ऐसे केस में ए का जो वोट है वो ही एक्सेप्ट होगा, बी और सी जिनका नाम बाद में आ रहा है उनका वोट एक्सेप्ट नहीं होगा। नो ट्रांसफर unless the instrument of transfer is executed by all the joint holders। तो सपोज ये शेयर एबीसी जिन्होंने जॉइंटली होल्ड कर रखा है इनको डी को ट्रांसफर करना है, तो ऐसे केस में ये तभी ट्रांसफर कर सकते हैं जब तीनों ए बी सी जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर है उसके ऊपर साइन करते हैं। Joint members are liable jointly and severally to pay the calls on the shares held by them। तो तीनों के तीनों लायबल रहेंगे, जो उन्होंने शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं उनके ऊपर जो भी कॉल किया जाएगा उन शेयर्स पे कंपनी के द्वारा, तो ए बी सी ऑल विल बी लायबल टू पे फॉर दोस कॉल्स जॉइंटली या फिर सेवरली इंडिपेंडेंटली। प्रॉक्सी फॉर्म टू बी वैलिड मस्ट बी साइंड बाय ऑल द जॉइंट होल्डर। अगर ये किसी को प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहते हैं मीटिंग के लिए तो इस केस में भी वो प्रॉक्सी तभी वैलिड माना जाएगा जब ए बी और सी, इसका मतलब सारे जॉइंट होल्डर उस प्रॉक्सी फॉर्म पे साइन करेंगे, तभी उसे वैलिड माना जाएगा।